आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं युवा फिल्म निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान से। आपसे बातचीत की है रेणु बंसल ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे मेहमान हैं संजय पूरन सिंह चौहान। जी हाँ, वही संजय पूरन सिंह चौहान जिनकी पहली फिल्म ने ही तहलका मचाया और सारे अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। संजय जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पहली फिल्म है लाहौर, जो आक्रामक खेल भावना की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर और इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो अपने नाम कर लिए। तो इस सफलता के लिए सबसे पहले धन्यवाद, और पहले प्रोजेक्ट में ही इतनी सफलता का मिलना कैसा लग रहा है? देखिए, जब आपके काम को सराहा जाता है, उसे पसंद किया जाता है, तो बेहद खुशी होती है, और अगर ये पहली फिल्म के अंदर ही हो तो खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लाहौर रिलीज से पहले ही चर्चाओं में थी। वजह उसकी ये थी कि ये फिल्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पृष्ठभूमि को लेकर खेलों पर आधारित थी। अमूमन हमारे यहाँ पर खेल और राजनीति से प्रेरित फिल्में कम ही बनाई जाती हैं, क्योंकि इसे एक जोखिम की बात समझा जाता है। तो इन दोनों मायनों में ये फिल्म बहुत अलग थी। इसमें एक आक्रामक खेल को रखा गया था, जिसके ज़रिए हमने खेल भावना को प्रदर्शित करने की कोशिश की थी, और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। लोगों को फिल्म ये बहुत पसंद आई। क्रिटिक्स ने बहुत सराहा फिल्म को, और अब फिल्म को नेशनल अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड निर्देशक की प्रथम सर्वोत्तम फिल्म के लिए, और उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इसे काफ़ी मिले हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह के अवार्ड्स और ये जो हौसला अफजाई होती है, इससे आप जिस तरह का काम करना चाहते हैं और जिस तरह की कहानियाँ आप कहना चाहते हैं एक फिल्म मेकर के रूप में, तो आपको विश्वास पैदा होता है अपने काम पर, अपने कन्विक्शन पर, कि आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। मैं यही मानूंगा कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आगे इसी तरह का काम किया जाता रहे और इसी तरह से लोगों को पसंद आए। संजय जी, इस फिल्म पर और दूसरी बातें आपसे पूछने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि फिल्म लाहौर इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा में फिल्म थी, इसे स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था ह्यूस्टन के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो कई फिल्में जो हैं वो दर्शकों को देखने के पहले इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाई जाती हैं, उनका प्रीमियर वहां होता है। तो इसके पीछे जो भावना है वो क्या होती है, और क्राइटेरिया जो होता है वो क्या होता है? जी देखिए, ये आपने जो बात पूछी है, अमूमन हमारे यहाँ पर फिल्में फेस्टिवल्स में कम ही भेजी जाती हैं। उसकी एक तो वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जिस तरह का सिनेमा बनता है उसे विदेशों में म्यूज़िक वीडियोज़ की तरह ही समझा जाता है। उसे कभी भी महत्व नहीं देते वो लोग मेन स्ट्रीम सिनेमा को। लाहौर जिस वक्त हम इस कहानी को लिख रहे थे, मैंने काफ़ी कलाकारों को कांटेक्ट किया, तो उनका मानना था कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ये थोड़ा सा विवादित है। आप इसमें से ये कंट्रोवर्शियल जो सेक्शन है ये निकाल दीजिए। कहानी को जितना कम हो सके आप जो हमारे मसाला फिल्म के मापदंड है उसके हिसाब से कहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस कहानी को कहना चाहता हूँ वो इसी क्लाइमैक्स के साथ में ही बेहतरीन तरीके से कही जा सकती है। बहरहाल मैंने कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और जिस तरह से मैं चाहता था मैंने फिल्म वैसे बनाई, उसी अंदाज में इस कहानी को कहा। तो फिल्म रिलीज से पहले ये बातें कहीं हमारे जहन में थी कि ये जो जोखिम भरा कदम हमने उठाया है, इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है दरअसल वो एक एंटी क्लाइमैक्स है, तो कितना पसंद आएगा लोगों को। तो ये सोचा कि क्यों ना फेस्टिवल्स में अप्लाई किया जाए, और अगर कोई फेस्टिवल हमारी फिल्म को एक्सेप्ट करता है तो हमें ऑडियंस का रिएक्शन पता चल जाएगा, और ऑडियंस के साथ में फिल्म बैठकर देखेंगे तो कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि उस वक्त फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज पर थी, फिल्म फाइनल नहीं हुई थी। तो ह्यूस्टन 42nd वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर हमने जब अप्लाई किया तो वहाँ पर कुछ 15 फिल्में चुनी जाती हैं पूरे विश्व की फिल्मों में से। वहाँ इस फिल्म को चुना गया तो मैं बेहद खुशी हुई, और हमारा जो पर्पस था मेरा और फिल्म के जो निर्माता हैं उनका, कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये एक बहुत सम्मान की बात है उस फेस्टिवल में चले जाना,
उसके बाद में ये फिल्म देखी। जब हमने इस फिल्म की स्क्रीनिंग वहाँ पर हो रही थी, तो काउंसलर जनरल थे जो, ये लोग वहाँ पहुँचे और एक साथ बैठकर इन्होंने फिल्म देखी। बाद में उन्होंने कहा कि शुरू में मैं थोड़ा झिझक रहा था कि पता नहीं आपकी फिल्म का हिंदी फिल्म है, इंडियन फिल्म है, टाइटल लाहौर है, कुछ विवाद होगा या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जो एम्बैरेसिंग हो हमारे लिए। लेकिन उन्होंने थॉरोली फिल्म को एंजॉय किया और कहा कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, वास्तव में ये फिल्में दोनों मुल्कों को नज़दीक ला सकती हैं। उसके अलावा वहाँ स्पेनिश, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के बहुत से ऐसे लोग थे जो हिंदी या उर्दू नहीं समझते थे। बावजूद इसके उन्होंने फिल्म को बहुत एंजॉय किया और सभी लोगों बहुत इमोशनल हो गए। तो 300 की कैपेसिटी थी उस ऑडिटोरियम की, तो देख के एक चीज़ का एहसास हुआ कि फिल्म तो सही है, जिस तरह की इम्पैक्ट हम चाहते थे वो हमने क्रिएट किया है। तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ा इस चीज़ से कि हाँ, उसके बाद में फिर लास्ट डे जब पता चला कि हमारी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म जूरी अवार्ड दिया जा रहा है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उसी के बाद में फिर उसके बाद में हमारी फिल्म इंटरनेशनल सर्किट में इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल से बहुत कॉल आने लगी। उसके बाद में साइलेंटो और टेनरिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिर एशियन फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फिल्म्स, सभी लोगों ने इनवाइट किया। अभी भी मैं यूएस जा रहा हूँ एक इंडो अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, वहाँ पर लाहौर की स्क्रीनिंग है, तो ये सिलसिला अभी तक चालू है। एक बार फिर आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई इस फिल्म की सफलता के लिए। और आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक गाना सुन लें आपकी पसंद का। देखिए, मैं रंग दे बसंती फिल्म का एक गाना मुझे बहुत आज के टाइम में बहुत ऐसा लगता है मुझे कि वो जैसे आज के वक्त को उजागर करता है, मस्ती की पाठशाला। पाठशाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। Lose control। चेहरे की किताबें हैं, हम वो पढ़ने आते हैं, ये सूरत तेरी मेरी मोबाइल लाइब्रेरी। यारों की इक्वेशन है, लव मल्टीप्लिकेशन है, जिसने दिल को जीता है वो अल्फा है, जीता है, वो अल्फा है, जीता है, वो अल्फा है, जीता है। Lose control। Lose control। One more time, lose, lose, lose control। Lose control। तल्ली होकर गिरने से समझी हमने ग्रेविटी, इश्क का प्रैक्टिकल किया दवाई की क्लैरिटी। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिन में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला।
दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म लाहौर के पटकथा लेखक और निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा हैं और फिल्मी दुनिया में इनके कदम पहली बार पड़े हैं और पहली ही फिल्म से ये चर्चा में आ गए हैं, सफलता इनके कदम चूम रही है। तो सबसे पहले तो संजय जी आपसे ये जानेंगे कि आक्रामक खेल की भावना वाली जो पृष्ठभूमि आपने चुनी है, जब खेलों की बात होती है, आपने शुरू में कहा कि कम ही फिल्में बनती हैं। ये बात सही है कि खेलों को लेकर बहुत कम फिल्में बनी हैं, और जब खेलों की बात आती है और देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो लोगों के जहन में दो खेल आते हैं, वो हैं हॉकी और क्रिकेट। और अगर इन्हें हम आक्रामक खेल ना कहें तो ये कुछ हद तक सही नहीं होगा। तो इन दोनों खेलों को छोड़कर आपने तीसरे खेल को चुना है, इसकी क्या वजह रही? देखिए, पहले तो मैं लाहौर के सब्जेक्ट को चुनने की बात आपको बताता हूँ। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पृष्ठभूमि है। हम जब से होश संभालते हैं, आसपास की चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तो जो कुछ एक चीज़ें हमारे जहन में सबसे पहले आती हैं, उसमें पाकिस्तान एक लफ्ज़ ऐसा है जो सबसे पहले हमें समझ में आता है। और बाज़ दफ़ा होता यह है कि वो बहुत सही मायनों में या किसी पॉजिटिव रूप में हमारे सामने नहीं आता है। हम कई अन्य मसलों से जोड़कर पाकिस्तान लफ्ज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो मैं हमेशा से पाकिस्तान लफ्ज़ से ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहा, और उसके बाद में जब फिल्म की बात आई तो मैंने स्पोर्ट्स फिल्म चुना। उसके 2-3 रीज़न थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर आधारित फिल्में, दरअसल प्रेम कहानियाँ या दूसरी तरह की कहानियाँ काफ़ी कही जा चुकी हैं, लेकिन खेलों को लेकर कोई कहानी नहीं कही गई थी। और जिस तरह की कहानी मैं कहना चाहता था, उसमें एक ऐसे खेल की ज़रूरत थी मुझे जिसमें खेल के दायरे के अंदर एग्रेशन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके कि किसी को चोट पहुंचाना गैर मामूली बात ना हो। इस तरह के स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो बॉक्सिंग, रेसलिंग और किक बॉक्सिंग, ये 3 एक ऐसे खेल हैं जिनमें आप अपने अपोनेंट को चोट पहुंचा सकते हैं। वही रीज़न था कि मैं एक अग्रेसिव खेल को चुनना चाहता था इसमें। और फिर मैंने किक बॉक्सिंग के लिए ज़ीरो डाउन किया। उसकी वजह यह थी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किक बॉक्सिंग कर चुका हूँ। लगभग 12 वर्षों तक मैंने इंटरनेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग की है, टूर्नामेंट्स वगैरह खेले हैं, मेडल्स जीते हैं। तो ये मेरे लिए एक स्वाभाविक चॉइस थी, क्योंकि मैंने इस खेल को बहुत करीब से देखा है, और जिस ज़िंदगी को आपने देखा हो, आप उसे ज़्यादा सच्चाई से, ज़्यादा बारीकी से पर्दे पर उतार सकते हैं। तो यही 2 वजह रही हैं इसे चुनने की, किक बॉक्सिंग को और लाहौर के सब्जेक्ट को। तो लाहौर नाम आपके जहन में कैसे आया? जो लाहौर की कहानी है वो 2 खिलाड़ियों की कहानी है। एक जो हिंदुस्तान से है, जो बदले की भावना से प्रतिशोध लेने के लिए पाकिस्तान जाता है लाहौर में, और एक पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी की कहानी है नूर मोहम्मद की, जो पाकिस्तान का एक सितारा है लेकिन अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। दोनों के लिए अपने देश की इज्जत, उसके सम्मान के लिए खेलना सबसे बड़ी चीज़ है। क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा होता है, एक जो कल्मिनेशन के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा होता है जहां उस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां जो हम फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है वो उस पल में पहुंच जाता है जहां एक पंच के साथ में वो अपने पुराने कुछ किए हुई चीज़ का बदला ले सकता है अपने अपोनेंट से। उस मोमेंट पर पहुंचकर उसको रियलाइज़ होता है कि किसी को चोट पहुंचाना इस खेल भावना के विरुद्ध है। तो जब उसे ये इस चीज़ का एहसास होता है कि ये प्लेटफॉर्म जो सारे देश के लोग देख रहे हैं और वो कितनी छोटी भावना के साथ में सिर्फ जीत के लिए किसी को चोट पहुंचाना चाहता है, जब उसे इस बात का एहसास होता है, जो उसका रियलाइजेशन है, ये उसे लाहौर में होता है। तो लाहौर सिटी इस चीज़ के लिए विटनेस हो जाता है कि उसके रियलाइजेशन का, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लीड करते हैं एंटागनिस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसे जब एहसास होता है कि मेरी गलती के बावजूद इस आदमी ने मुझे जीवित छोड़ दिया, और उसे एहसास होता है कि उसने जो आज तक खेलों में किया था वो बहुत गलत है, और पूरी पाकिस्तानी टीम अपने मेडल्स इंडियन टीम्स को दे देती है, बावजूद इसके कि वो लोग मैच में टेक्निकली जीते होते हैं, और दोनों देशों के प्लेयर्स एक दूसरे को गले मिलते हैं, और जहां एक सच्ची जो खेल भावना है उसकी जीत होती है। तो ये जो सारी चीज़ें जो लोग देख रहे हैं वो लाहौर है, और लाहौर ऐतिहासिक है इस मायने में क्योंकि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखता है। तो ये एक वजह थी इस फिल्म का टाइटल लाहौर रखने की। चलिए एक गाना और सुनते हैं आपकी पसंद का, और फिर जानेंगे आपकी रुचि के बारे में। हाल ही में विशाल भारद्वाज की रिलीज हुई फिल्म कमीने का जो गाना है वो मुझे बेहद पसंद है।
खेल। अरे रे 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 दिल दिलदारा मेरा तेली का तेल, कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल। चल चल सड़कों पे होगी ठन 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 ठन। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े। आजा आजा हे आजा आजा। आजा के वन वे है ये जिंदगी की गली, एक ही चांस है, आगे हवा ही हवा है, अगर सांस है तो ये रोमांस है। आजा के बन में है ये जिंदगी की गली, एक ही चांस है, आगे हवा ही हवा है, अगर सांस है तो ये रोमांस है। यही कहते हैं, यही सुनते हैं, जो भी जाता है वो फिर से आता नहीं। आज आजा कल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े। दिल दिल तारा मेरा तेली का तेल, कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल। चल चल सड़कों पे होगी ठन 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 ठन। कोई चालू ऐसी चलो यार, अब के समंदर भी पुल पे चले, फिर तू चले उस पे या मैं चलूं, शहर हो अपने पैरों तले। कोई चाल ऐसी चलो यार, अब के समंदर भी पुल पे चले, फिर तू चले उस पे या मैं चलूं, शहर हो अपने पैरों तले। कई खबरें हैं, कई खबरें हैं, जो भी सोए हैं खबरों में उनको जगाना नहीं। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक को फोड़े। आजा आजा तारा मेरा तेली का तेल, कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल। अरे दिल 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 तारा मेरा तेली का तेल, कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल। चल चल सड़कों पे होगी ठन 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 संजय जी, आपने बताया कि आप किक बॉक्सिंग से 12 साल तक जुड़े रहे और जी। आपने इस खेल को बहुत दिल से खेला, लेकिन वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आपने इस स्पोर्ट को चुनकर, करियर को ना चुनकर आप लेखन की तरफ मुड़ गए? क्या ये लेखन शुरू से आपके जहन में था? जी बिल्कुल, मैं बचपन से ही लेखन की तरफ आकर्षित था और स्कूल डेज में मैं कहानियाँ लिखता रहता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी फिल्म लिखूंगा या फिल्म निर्देशन की तरफ बढ़ूंगा। हाँ, फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था, मैं बहुत ज़्यादा फिल्में देखता था। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो जब स्पोर्ट्स की तरफ गया तो लेखन थोड़ा सा छूट गया। तकरीबन 14 वर्ष पहले मुझे एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान ये जहन में आया कि क्यों ना किक बॉक्सिंग के ऊपर कोई कहानी लिखी जाए। तब पहली बार मैंने लाहौर की कहानी लिखी थी। उस वक्त ये सेलुलाइट पर कभी आएगी, ये कोई फिल्म बनेगी, इस बात का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिलहाल सिर्फ ये था कि चलो एक कहानी है, कभी नॉवल या कॉमिक्स के रूप में पब्लिश होगी। तो एक लंबे अरसे तक किक बॉक्सिंग करने के बाद में किक बॉक्सिंग एक बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है। इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए आपको बहुत फिजिकली फिट रहना पड़ता है
और एक लंबा टाइम करने के बाद में जब मुझे लगा कि अब लाइफ में और चैलेंज नहीं बचे हैं, कुछ नई चीज़ें करी जाएं, तो फिर मैंने बॉम्बे की तरफ रुख किया और 5 साल पहले मैं बॉम्बे आ गया। तो आने के बाद में मैं क्योंकि यहाँ किसी को जानता नहीं था, तो जिस मोस्टली टाइम मैं राइटिंग के अंदर लगाता था, तो मैं इसी कहानी को पॉलिश करने में लगता रहा और फिर उसको स्क्रिप्ट के रूप में तब्दील कर दिया, पटकथा उसकी बनाई और लोगों को दिखाई, तो काफ़ी लोगों को वो पसंद आई और वहाँ से एक्चुअली लाहौर की शुरुआत हुई। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपका बचपन कहाँ बीता? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं हरियाणा से हूँ, पर्टिकुलरली गुड़गांव से, और पैदा भी वहीं हुआ, बचपन वहीं निकला, एजुकेशन भी गुड़गांव में ही हुई। दिल्ली बहुत नज़दीक था, लेकिन दिल्ली हम लोग बहुत कम जाया करते थे और पूरी तरह से हरियाणवी परिवेश के अंदर पालन पोषण हुआ और उसी परिवेश का ज़्यादा असर रहा बचपन में। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मैं स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था सीरियसली, इंटरनेशनली किक बॉक्सिंग करने लगा था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाने लगा था और वहीं ये ख्याल कहीं मन में आया कि क्यों नहीं डायरेक्शन में ट्राई किया जाए। लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है डायरेक्शन के अंदर, ना ही मैंने किसी को असिस्ट किया है। यहाँ एक सिस्टम होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से डायरेक्शन के लिए डिग्री या डिप्लोमा लेके आते हैं और उसके बाद में फिर किसी डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं, पैटर्न है, एक स्कूलिंग है जो आप फॉलो करते हैं। मेरे केस में ये नहीं रहा। मैंने यहाँ आया हूँ, आने के बाद से ही मैंने अपनी पहली फिल्म पर ही काम करना शुरू कर दिया था। ना ही तो मैंने किसी को असिस्ट किया है और ना ही मैंने कहीं से कोई डिग्री ली है। ये सिर्फ मेरा कन्विक्शन था, मेरा विज़न था, जिसे अचीव करने के लिए मैं कोशिश करता रहा और फाइनली मैंने अचीव कर लिया। एक कहानी को फिल्म के रूप में पर्दे पर उतारना, उसकी पटकथा लिखना, उस कहानी के डायलॉग्स लिखना और उसे डायरेक्ट करना, फिल्म की ये वो बारीकियां हैं जो बहुत मुश्किल से आती हैं। तो आपने ये सब कैसे, आपके साथ ये सब कैसे संभव हुआ? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत मुश्किल से आने वाली चीज़ें हैं और स्पेशली अगर मेरा केस लें तो मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया है, मैंने किसी के सहायक के तौर पर काम नहीं किया है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि शूटिंग का पहला दिन मेरा वो था जब मैं अपनी ही फिल्म के सेट पर पहले दिन आया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि हम किस तरह की कहानी कहने जा रहे हैं, हम किस तरह की फ़िल्म बनाना चाहते हैं। अगर आप वो फिल्म बनाना चाहते हैं जिसे आप दिलो जान से बनाने के लिए उत्सुक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक गिनती बढ़ा रहे हैं एक फ़िल्म बनाने के लिए कि आपने 10 फिल्में बनाई हैं, 11वीं फिल्म बना रहे हैं, तो उस केस में थोड़ी सी मुश्किलें होने लगती हैं, भले ही आप कितनी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। क्योंकि जब आप कोई कहानी कहते हैं तो दिन रात आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हर चीज़ आपको नज़र आने लगती है। जो आपका विज़न होता है, आपके किरदार आपके सामने बात करते हैं। इस फिल्म के जैसे मैंने बताया कि संवाद लिखे हैं मैंने, इसके पटकथा लिखी है और कहानी भी क्योंकि मेरी ही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करना होता था। मुझे मेरे किरदार मेरे आसपास नज़र आते थे, उनका बातचीत का लहजा कैसा होगा, वो लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो ये सारी चीज़ें मदद करती हैं आपको आपके ही किरदारों को साकार होते हुए देखने में, और उसके बाद में फिर आप उनको पर्दे पर साकार करने में जुट जाते हैं। देखिए, मेरा जो पहला दिन था शूटिंग पर, लाहौर की शूटिंग का जो मेरा पहला दिन था, वो मुझे याद है आज भी। उसकी वजह यह है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं रहा था वो। हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में शूट कर रहे थे और बहुत जद्दोजहद के बाद हमें वहाँ की परमिशन मिली थी क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के चलते वो स्टेडियम्स नहीं मिल रहा था। बहरहाल क्योंकि स्पोर्ट्स फिल्म है तो ऑथेंटिक लोकेशंस की बहुत आवश्यकता थी इसके अंदर। तो फिल्म का पहला दिन था, बहुत बड़ी यूनिट थी और फारूक साहब ने जो इस फिल्म के अंदर रोल किया है वो फिल्म का एक बहुत अहम किरदार है। वो भारतीय टीम के किक बॉक्सिंग टीम के कोच का किरदार प्ले कर रहे हैं, एस के राव का। लेकिन फारूक साहब से पहले ये कोई एक और एक्टर थे जिनके साथ में मैं शूटिंग कर रहा था। पहले ही दिन उनके साथ में क्रिएटिव चीज़ों पर डिफरेंसेस पैदा हो गए और पहले ही घंटे के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस एक्टर के साथ में काम नहीं कर सकता हूँ और मैंने उसको निकाल दिया। ये डिसीजन लेना एक घंटे के अंदर कि आप एक काफ़ी नामी गिरामी एक्टर हैं वो, उनको निकाल के और आप उनका रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं। जब तक मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं किसको लूँगा, लेकिन मेरे जहन में था कि मैं फारूक साहब से ये रोल करवाऊँगा। वो तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीज़ें मेरे जहन में नहीं आई। तो उनके साथ में बहस हुई और फिर मैंने उनको ये बताया कि भाई अब आप इस फिल्म को नहीं कर रहे हैं और मैं ये रोल किसी और से करवाना चाहता हूँ। तो इस वजह से ये बात मुझे याद है उस वक्त, क्योंकि ये एक अच्छा अनुभव नहीं था, और अब इसलिए कि एक अच्छा अनुभव है क्योंकि ऐसा करके मैंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि फारूक साहब ने इस फिल्म के अंदर उस किरदार के ज़रिए जितना कुछ डाल दिया वो एक्टर नहीं डाल पाते, और
जिस तरह से ये नेशनल अवार्ड के साथ में फारूक साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है, तो ये जाहिर करता है मेरी बात को कि मैं सही था। फारूक साहब बहुत उम्दा कलाकार हैं और उसके साथ साथ वो एक बेहद अच्छे इंसान हैं। जी। ये दो कॉम्बिनेशंस बहुत कम मिलता है, मगर फारूक साहब इन दोनों ही मायने में बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि जितने अच्छे अदाकार हैं वो उतने अच्छे इंसान भी हैं। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ये अवार्ड्स उन्हें और भी बहुत ज़्यादा मिलें, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। चलिए बातें और करेंगे, लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं। राज कपूर साहब का सॉन्ग मुझे हमेशा याद आता है, जीना यहाँ मरना यहाँ। मेरा नाम जोकर फिल्म का ये मेरा गाना नाम है। जोकर फिल्म से। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। संजय जी, जब आप पढ़ रहे थे या जब आप कॉलेज में थे, फिल्मी दुनिया में आने से पहले
क्या आपके मन में लगता था कि आप करियर के तौर पर किसे चुनेंगे? अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये निर्णय कैसे लिया तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। मैं दूर दूर तक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी बॉम्बे आऊँगा, क्योंकि मुझे अपना शहर इतना ज़्यादा पसंद था, मैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए फ़ॉरेन जाता था, 1 हफ्ते से या 10 दिन से ज़्यादा मैं कभी रहता नहीं था। टूर्नामेंट ख़त्म हुआ और मैं वापस आता था, क्योंकि मैं होमसिक हो जाता था। अभी मुझे 5 साल हो गए हैं बॉम्बे में और मैं शायद 2 बार ही वापस दिल्ली गया हूँ। जिस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि अब लाइफ में और ज़्यादा चैलेंज नहीं बचे हैं, उसके 1 हफ्ते बाद मैं बॉम्बे आ गया। मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा कि डायरेक्शन ट्राई करना चाहिए। लेकिन जैसे सभी लोग जानते हैं कि बॉम्बे में बड़ा मुश्किल है, अगर आपके कनेक्शंस नहीं है, गॉडफादर नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आई और मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। और मैंने अपनी कार में अपना सारा सामान, किताबें भरी और मैं बॉम्बे आ गया। क्योंकि यहाँ मैं उससे पहले कभी आया भी नहीं था। यहाँ आने के बाद में एक होटल में मैंने रूम लेके गाड़ी बाहर पार्क की और फ्लैट देखने के लिए निकल गया। 2-3 दिन के अंदर मुझे एक अपार्टमेंट मिल गया और बस उस दिन से ये मेरी जर्नी शुरू हो गई। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगी संजय जी, आप किक बॉक्सिंग के प्लेयर रहे हैं। किक बॉक्सिंग वो खेल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लोग इस गेम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो ये खेल आपने कैसे चुना? ये सही है कि किक बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर खेल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि हम सही मायने में एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं कहे जा सकते। और इनमें भी अगर मार्शल आर्ट्स की बात आती है तो बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं। बेसिकली मैंने मार्शल आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट हुआ था सेल्फ डिफेंस की वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी दौर में मैं काफ़ी वीक हुआ करता था। तो मेरी मम्मी को लगा कि सेल्फ डिफेंस की कोई आर्ट सीख लोगे तो फिजिकल फिटनेस के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा रहेगा। मैंने शुरुआत की जूडो के साथ में, और जूडो मुझे कुछ वक्त बाद लगा कि जूडो मेरे टाइप का मार्शल आर्ट नहीं है। फिर मैंने कराटे, ताइक्वांडो, हैप्कीडो और उसके बाद में किक बॉक्सिंग जैसे काफ़ी सारे मार्शल आर्ट्स सीखे। और न सिर्फ सीखे बल्कि मैंने इन सभी के अंदर मेरे बहुत हाई रैंकिंग ब्लैक बेल्ट्स हैं। और किक बॉक्सिंग क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर बहुत पॉपुलर है, उसको यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो उसके टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपटीशन बहुत है। तो इस वजह से फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया उसके अंदर, कब इंटरनेशनल टाइटल्स मुझे मिलने लगे और ये जर्नी चलती रही 5 साल पहले तक। तो जब आप किक बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा मशगूल थे, बहुत इन्वॉल्व थे, तो फ़िल्मों की तरफ आपका रुझान था? कौन-कौन से आपको फ़िल्म मेकर पसंद थे या फ़िल्में देखने का शौक था क्या आपको? जी, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कॉलेज नहीं, मैं स्कूल डेज से मैं बताऊंगा आपको कि मैं स्कूल डेज से ही बहुत ज़्यादा फिल्में देखा करता था। मेरा बचपन जब मैंने शायद स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया था, उस वक्त वीसीआर का चलन शुरू हुआ था। और कॉलोनी में अगर कहीं भी वीसीआर और टीवी आता था तो मैं वहीं चला जाता था फिल्म देखने के लिए। स्कूल में भी ये चीज़ जारी रही और उसके बाद में फिर कॉलेज में भी। तो मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, और न सिर्फ देखने का शौक था बल्कि मैं फिल्मों को देखकर एक क्रिटिक्स की तरह से एनालाइज किया करता था कि ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, या क्यों ये फिल्म बेहतर है, या इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता था। मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात करता था, लेकिन उन लोगों का नज़रिया ऐसे नहीं होता था। तो मुझे लगता था कि ये लोग मतलब इनके लिए फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। मुझे अब एहसास होता है कि फिल्म मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी। तो यही चीज़ रही कि मैं फिल्में बहुत देखता था और अपने तरीके से एनालाइज किया करता था। मैं बहुत सारे फिल्म मेकर से प्रभावित था। कॉलेज डेज के अंदर मेरे फेवरेट राजकुमार संतोषी होते थे। उनकी घायल, घातक, दामिनी और इस तरह की फिल्में मुझे बहुत पसंद थी। ड्रामा जिस तरह से वो अपनी फिल्म के अंदर रखते हैं और जो उनका कंट्रोल है अपने क्राफ्ट के ऊपर, इस वजह से मुझे बहुत पसंद थे वो एक्शन के अंदर। और जिन्हें सबसे ज़्यादा मैंने एडमायर किया है इस इंडस्ट्री में वो है मणि रत्नम। उनके हर एक फ्रेम, उनका सीन माउंटिंग, उनका कैनवस, उनकी हर एक चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरी फिल्म मेकिंग जो भी है, मैंने समझा इस सिनेमा को, मुझे लगता है कि मैंने शायद मणि रत्नम की फिल्में देख देख के समझा है। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। जैसे मैं कल यूएस जा रहा हूँ एक पैनल के अंदर, उस पैनल में मणि रत्नम साहब भी हैं और मैं भी हूँ। तो पहली बार मेरी मुलाकात उनसे अब होगी और मैं उनको न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड के टॉप जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक हैं। और उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है। हालांकि वो सिर्फ तमिल और हिंदी फिल्म तक ही सीमित रह गए, लेकिन उनके अंदर वो बात है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हैं। तो मैं अपनी फिल्म मेकिंग को काफ़ी हद तक क्रेडिट दूंगा मणि रत्नम साहब की फिल्में देखकर जो मैंने सीखा है उसको। ये तो हुई फिल्म मेकर्स की बात। अगर आपके पसंदीदा कलाकारों की बात करें तो आपके फेवरेट हीरोज कौन रहे हैं और हीरोइंस कौन रही हैं? देखिए, एक जो नाम जो सभी लेते हैं,
अमिताभ बच्चन। जी। उनकी हर एक फ़िल्म मुझे याद है, मुँह ज़बानी याद है, उनके डायलॉग्स, उनकी फ़िल्में। दूसरी चीज़ अमिताभ बच्चन जी के बाद में आते हैं धर्मेंद्र, क्योंकि हरियाणा और पंजाब ये वो जगह हैं जहाँ अगर हीरो किसी को माना जाता है तो वो सिर्फ धर्मेंद्र को माना जाता है। जी। तो धर्मेंद्र वो थे। और उसके बाद फिर नए दौर के लोग आने शुरू हो गए, तो उसमें अजय देवगन, अनिल कपूर और शाहरुख, आमिर वगैरह ये सभी फेवरेट हुआ करते थे। लेकिन जो दीवानगी बच्चन साहब के लिए और धर्मेंद्र के लिए थी वो अनपैरेलल्ड थी, वो किसी और के लिए नहीं कभी रही। और उसी दौर में श्रीदेवी का बहुत नाम हुआ करता था, उनकी फिल्में देखने के लिए हम लोग कॉलेज से जाया करते थे। और बाद में ऐश्वर्या राय बच्चन, और अभी अगर देखा जाए तो कैटरीना कैफ वगैरह ये हैं जो बहुत बेहतरीन है। मतलब हाँ, शुरू से ही इनकी फिल्में देखते थे और बहुत अच्छी लगती हैं। अब आपने इतने सारे कलाकारों के नाम लिए हैं, इनमें से किस कलाकार की फिल्म का कोई गाना सुनवाना चाहेंगे आप? मणिरत्नम साहब की फिल्म गुरु का वो गाना जो ऐश्वर्या राय के ऊपर पिक्चराइज किया है, बरसो रे मेघा। नारे 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 नन्ना नारे 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 नन्नारे 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 बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है जल 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 बरका जल नन्नारे 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 बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा
पलट जाएगा घर आंगन अंगना और पानी का झरना भूल न जाना मुझे सब पूछेंगे वरना रे बह के चली मैं तो बह के चली रे कहती चली मैं तो कह के चली रे मेरा नन्ना रे 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 नारे 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 नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। संजय जी, आपकी पहली फिल्म है जो खेल पर आधारित है। इसके अलावा आपके जहन में और कौन-कौन से विषय हैं जिन पर आप फिल्म बनाना पसंद करेंगे? मैं इस वक्त जिस फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ वो एक साइंस फिक्शन फिल्म है। अगेन जैसे लाहौर थी, खेलों के ऊपर थी, और खेल भी एक ऐसा किक बॉक्सिंग जो पहले कभी सुना नहीं गया। इसी तरह से मैं उन फिल्मों में जिन कहानियों में मेरा यकीन है, मुझे लगता है कि वो कहानियाँ शायद कोई और कहने की कोशिश नहीं करेगा या जोखिम नहीं उठाना चाहेगा, मैं उस तरह की कहानियाँ कहना चाहता हूँ। अगर मुझे वो लगता है कि वो कहानियाँ दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, तो अब मैं अपनी जो अगली फिल्म पर काम कर रहा हूँ वो साइंस फिक्शन है। अगेन हमारे यहाँ साइंस फिक्शन बहुत कम बनती हैं, तकरीबन अब तक सिर्फ 9 फिल्म बनी हैं रजनीकांत की अंथिरन को मिलाकर। तो ये डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर आधारित फिल्म है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज से पहले कभी कहा नहीं गया है, अटेम्प्ट नहीं किया गया है। और ये बात मैं इस दावे के साथ में कह रहा हूँ कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि हॉलीवुड के अंदर भी इस तरह की फिल्म नहीं कही गई है। अमूमन होता यह है कि हम हॉलीवुड की फिल्मों को उठाकर कॉपी करते हैं, इंडियनाइज करते हैं और अपने यहाँ पर एक कहानी बना देते हैं। ये फिल्म ऐसी होगी जिसे इंडियन कहानी है और इसको हॉलीवुड के कैनवस के ऊपर, हॉलीवुड की माउंटिंग के ऊपर कहा जाएगा। तो ये बहुत डिफरेंट है, अलग अलग टाइम जोन के अंदर है। इसके अंदर कुछ बॉलीवुड के बड़े चेहरे होंगे और हॉलीवुड के भी कुछ कलाकार होंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसकी पूरी जो टीम है टेक्नीशियंस की, वो हॉलीवुड से होगी। तो ये जो कहानी आप कहने जा रहे हैं, फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये जो है कहाँ तक पहुंची है? स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है और हम टेक्नीशियंस को फाइनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी बहुत प्रिसाइज और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि किस तरह के टेक्नीशियंस इस फिल्म के लिए चाहिए, किस तरह के विजुअल इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम जोन के अंदर है। तो टेक्नीशियंस और उसके बाद में हम फाइनल पॉलिशिंग के बाद में एक्टर्स की कॉल लेंगे कि इसके अंदर किन कलाकारों को लिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक कोई भी कलाकार जो एक इमेज के साथ में आता है उसके साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए अहम होता है फिल्म का किरदार। बाज़ दफ़ा होता यह है कि अगर हम किसी बड़े कलाकार को देखते हैं तो हमें उस कलाकार का नाम याद होता है, वो फिल्म में क्या भूमिका कर रहा है वो हमें बाहर आने के बाद में, फिल्म देखने के बाद में भी याद नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्में न इस बात के लिए याद नहीं रखी जाए कि वो कितने बड़े कलाकारों के साथ में बनी है, बल्कि इस बात के लिए कि उस फिल्म के अंदर जो किरदार है वो लोगों के जहन में रह जाए। किसी भी चीज को चुनना, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, चाहे वो किसी भी तरह की टीम हो, जब आप किसी भी टीम के मेंबर का चुनाव करते हैं तो आप उनमें क्या योग्यता देखते हैं? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि पैशनेट कितने हैं वो अपने काम को लेकर। भले ही उनका बायोडाटा के अंदर बहुत ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि मैं जब इस फिल्म को कर रहा था लाहौर को, तो मैं एक क्लीन स्लेट था, मैंने उससे पहले कुछ नहीं किया था। और मेरी डायरेक्शन टीम के अंदर भी जो मेरे असिस्टेंट्स थे उन लोगों की भी खासियत थी कि किसी ने कोई काम पहले नहीं किया था। सिर्फ एक ही चीज़ थी, उनका जोश और मेरे विज़न में उनका यकीन। यही टेक्नीशियंस को चुनते वक्त सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है मेरे लिए कि वो कितने पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, स्क्रिप्ट उनको कितनी ज़्यादा उत्सुकता जाहिर करवा रही है और वो कितना टाइम दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैं ऐसे लोगों के साथ में काम नहीं करना चाहता जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं या उनके लिए और सब्जेक्ट्स या दूसरी स्क्रिप्ट या बड़े डायरेक्टर्स या बड़े प्रोड्यूसर्स इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग मेरे लिए पूरी तरह से तैयार हैं, 100% मेरे साथ हैं, मैं ऐसे लोगों को चुनता हूं, भले ही उन्होंने कम काम किया हो, क्योंकि उनसे अपने तरह का काम तो मैं करवा ही लूँगा। पहली फिल्म जब आपने शुरू की तो पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि सफलता की ओर ये फिल्म बढ़ने ही वाली है। अब आप दूसरी जो फिल्म बनाने जा रहे हैं वो साइंस फिक्शन पर है, तो क्या वही कन्विक्शन है?
जी, बिल्कुल, बल्कि मैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस वक़्त लाहौर हम बना रहे थे, दूर-दूर तक कभी हमारे ज़हन में ये नहीं था कि ये फ़िल्म कभी अवार्ड जीतेगी, इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाएगी या नेशनल अवार्ड मिलेगा या क्रिटिक्स इसको इतना सराहेंगे। तो ये सारी चीज़ें दूर-दूर तक हमारे ज़हन में नहीं थी। लेकिन अब आपको अपने ही काम से बेहतर काम करने की एक इच्छा होती है कि जो अगली फ़िल्म है, वो और बेहतरीन प्रदर्शन करे, और ज़्यादा लोगों को पसंद आए, लोग और तारीफ़ करें। तो कॉम्पिटिशन अपने आप से ही हो जाता है। ये कोई बर्डन नहीं है, मगर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और बेहतर काम करें। तो उम्मीद है कि ये फ़िल्म, अभी तक जो स्क्रिप्ट हमारे हाथ में है, एक बहुत बेहतरीन फ़िल्म है, और बस हम सिर्फ यही सोचते हैं कि वक्त से पहले हम इस कहानी को ना कह दें, कि ऐसा नहीं हो कि कभी-कभी फ़िल्में आ जाती हैं और लगता है कि ये वक्त से पहले आ गई है। तो क्योंकि वो साइंस फ़िक्शन की कहानी है, तो टेक्नीक और जिस टाइम ज़ोन का जो इस्तेमाल है, उस लिहाज से ये हो सकता है कि शायद अगर हम उसको बहुत ज़्यादा सरल तरीके से नहीं कहेंगे कि वक्त से पहले फ़िल्म आ गई है, तो उन्हीं सब कोशिशों को करने में लगे हुए हैं कि उसको आम आदमी की फ़िल्म बनाया जा सके। चलिए बातें और करेंगे, लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। पहलू में रखा दिल ऐसा बाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे, दिल सा कोई कमीना में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी।
आंखों से मेरी हटते नहीं क्यों, डर लगता है कुछ से कहने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। संजय जी, आपसे मैं बात कर रही हूँ, जब तक आप जवाब देते हैं तो उस दौरान मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो घूमते रहते हैं। उनमें से एक सवाल है, सबसे पहली बड़ी बात कि आपने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, फिर भी आपका जो पहला प्रोजेक्ट है लाहौर, वो बहुत ही सफल रहा और आपने बताया कि फिल्में देखने का शौक है, तो शायद वहाँ से फिल्मों की प्रेरणा आपके मन मस्तिष्क में आ बैठी। लेकिन फिल्म बनाने का जो सबसे बड़ा एक औजार है या उसे साधन कहें, वो है धन, जी है ना, जिसके पीछे ये सारी दुनिया दौड़ रही है और जिसका ये तमाम तामझाम है, ये केवल कमाई के माध्यम से ही या कमाई के लिए ही होता है। तो ये जो धन है, पहली फिल्म बनाने के लिए आपने कहाँ से जुटाया? यह आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ अगर हम कोई प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं, कोई सब्जेक्ट अगर हम किसी प्रोड्यूसर को या फाइनेंसर को अप्रोच करते हैं, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आप टेबल के ऊपर कौन से स्टार्स लेके आ रहे हो, कलेक्शन कितनी होगी और प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ मेरे जैसे व्यक्ति की कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए कहानी इंपॉर्टेंट होती है, फिल्म इंपॉर्टेंट होती है। लाहौर में जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे लोगों को अप्रोच किया। फॉर्चुनेटली सभी लोग तैयार हो गए, सबको कहानी बहुत पसंद आई। एक प्रोड्यूसर के साथ में इनफैक्ट हमने सॉन्ग रिकॉर्डिंग चालू कर दी, स्टोरी सेटिंग होने लगी और हम लोग लोकेशन हंटिंग के लिए निकले हुए थे। वहाँ सडनली मुझे ऐसा लगा कि वो दूसरी चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, कि एक्टर्स कौन से होंगे या किस तरह से और ज़्यादा ये चीज़ों को किया जा सकता है। तो क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 5 साल और इंतज़ार कर लूँगा अपनी डेब्यू फिल्म के लिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं आपके शर्तों के सामने गिव अप कर दूँ और मैं कुछ और चीज़ बना लूँ। सब सेकेंडरी होगा, मुझे क्रिएटिव इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। जब जितना पैसा बोलूँगा अगर आप लगाओगे तब मैं आपके साथ में काम कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग आज एग्री हो जाएं कि हम किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं। आप सडनली मुझे बाद में बताएं कि हमारा इतना पैसा लग चुका है या अब हम इतना कम के अंदर हमको फिल्म बनानी है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। मैंने ऐसा करके अच्छा डिसीजन लिया। उसके बाद में मुझे वो लोग मिले जिनको मेरे विज़न पर यकीन था, जिनको उस फिल्म पर यकीन था। तो हमने फिल्म को तकरीबन 15 दिन की शूटिंग की। उसके बाद में रशेज़ देखे और रशेज़ देखने के बाद में मेरे प्रोड्यूसर्स को लगा कि वाकई जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है और फिल्म को इसी तरह से बनाया जाना चाहिए। तो उन लोगों ने फिर मार्केट की बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मॉडरेट बजट दिया इस फिल्म के लिए और उसके अंदर बेहतरीन रिजल्ट सामने आया। लेकिन अगेन अब जब मैं इस साइंस फिक्शन की बात कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे लाहौर से अब तक 15 फिल्में ऑफ़र हुई हैं, जो मैंने सभी डिक्लाइन कर दी। सारे ऑफर्स मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मैं कोई भी फिल्म नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ संख्या नहीं बढ़ानी है कि मैं कोई भी फिल्म करूं। मैं वो कहानी कहना चाहता हूं जिसे मैं दिल से बना सकता हूं फिल्म को, जिसके लिए मैं दिन रात जाग सकता हूं। मैं ऐसी फिल्म पर काम करना चाहता हूं। अगेन वही एक चीज़ आती है, क्योंकि साइंस फिक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये महंगी फिल्में होती हैं और हमारे यहाँ पर इतने डेयरिंग प्रोड्यूसर्स नहीं होते जो वो फिल्म बनाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। लोगों को एंटरटेनमेंट देना उनका बहुत बड़ा मोटिव नहीं होता है। और मेरा मानना यह है कि अगर हमें सिर्फ पैसा ही बनाना है तो और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो हम पैशनेट हैं तभी आना चाहिए। ऑफ कोर्स किसी भी फिल्म को बनाते वक्त आपके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप रिटर्न नहीं आएंगे तो आप किस तरह से आगे चलेंगे, मगर उसके लिए हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करना ये सही नहीं है। तो इस मुश्किल भरे दौर में भी मुझे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मेरे विज़न पर यकीन रखते हैं और मेरे साथ मेरी तरह की फिल्में बनाने के लिए अपना फाइनेंस डालते हैं। और फॉर्चुनेटली मुझे इसके लिए भी प्रोड्यूसर्स मिल गए हैं जो मेरी ही कंडीशंस के ऊपर फिल्म को फंड करना चाहते हैं,
जहाँ तक कहानी को कहने की बात है, मैं कोई कंप्रोमाइज करने में यकीन नहीं रखता। मैं जिस तरह से उसकी ज़रूरत होती है उसी तरह से उस फिल्म को बनाना चाहता हूँ। तो बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, विविध भारती परिवार का और हमारे श्रोताओं का भी सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। और आपकी फिल्म को, जो आपकी पहली फिल्म को जो सफलता हासिल हुई है, हमें उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा सफलता आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्म को मिले। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे युवा फिल्म निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान से रेणु बंसल की ये बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया विनायक तड़वलकर ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।